तो इस तरह से जो है ना जी, ये आपका टोटल एरिया है कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर को जरा थोड़ा सा हम देखते हैं। मैंने आपको एक टॉपिक करवाना है, तो आप लोगों ने लिखते जाना है बेटा। लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है? एक मिनट दीजिएगा बेटा। चलिए अभी ठीक है, मेरे ख्याल से नजर आएगा आपको कंप्यूटर के हवाले से। तो कंप्यूटर बेटा जो है ना जी, इसका आप लोगों को जब भी कंप्यूटर का लफ्ज सुनते हैं तो आपके माइंड में एक शेप जो है ना जी बनती होगी कहीं ना कहीं, कि जी हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसकी जो शेप होती है किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है। एक दफा बना लें। इस तरह से हमारे पास एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर के साथ यहाँ हमारे पास क्या लगा होता है जी, एक सीपीयू लगा होता है, जिसे हम सीपीयू क्या देते हैं जनरली। और उसके साथ हमारे पास क्या होता है जी, एक माउस लगा होता है। यहाँ हमारे पास क्या होता है जी, एक माउस लगा होता है, और साथ ही हमारे पास एक क्या होता है, कीबोर्ड होता है। तो ये आपका जो है ना जी, हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर होता है। इस तरह की शेप हमारे पास बनती है। तो ये जो हमारे पास ये मॉनिटर है हमारे पास, जो हमें डिस्प्ले दे रहा होता है, आउटपुट दे रहा होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्यूटर की शेप है। तो इसमें अगर मैं इसकी अगर ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, अच्छा सीपीयू बेसिकली देखिए ये सीपीयू हम क्या देते हैं इसे, ये सीपीयू होता नहीं है। जो इस तरह का केबल रखा होता है ना मॉनिटर के साथ, उसे हम सीपीयू कह देते हैं। वो सीपीयू नहीं है बेटा, वो बेसिकली केबल है। केबल के अंदर हमारे पास मदरबोर्ड होता है, एक चिप लगी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे गैजेट्स लगे होते हैं, सर्किट्स लगे होते हैं। तो उन सर्किट में से एक जो सर्किट होता है ना, जिसे हम कहते हैं जी इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या लें इसे आप, मतलब मुख्तलिफ छोटे छोटे हमारे पास इस तरह से डिवाइसेस आपके ऊपर लगे होंगे। उसी के ऊपर आपकी रैम लगी होगी, उसके ऊपर आपकी रूम लगी होगी, ठीक है। मदरबोर्ड, इसके अंदर मदरबोर्ड होगा। मदरबोर्ड के ऊपर हमारे पास एक छोटी सी चिप लगी होगी। असल में वो सीपीयू होता है। ये सीपीयू नहीं होता है। आम जबान में तो हम क्या देते हैं ना कि ये हमारा सीपीयू है। असल में वो जो चिप होगी वो सीपीयू होगी। अभी पढ़ेंगे हम थोड़ा सा इसके आगे चल के डिटेल में जाके। अगर मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, इसे मैं रेज करता हूं, वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है कंप्यूटर की। हमारे पास बेटा सबसे पहले क्या होता है जी, कुछ डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कह देते हैं, जिससे हम इनपुट दे रहे होते हैं किसे जी, सीपीयू को। हमारे पास यहां सेंटर में क्या होता है जी, एक सीपीयू होता है। इनपुट हमेशा दी जाएंगी सीपीयू को, इनपुट हमेशा दी जाती है सीपीयू को। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं कुछ कुछ हमारे पास। यहां ये नजर आ रहा है इधर से आपका, आउटपुट डिवाइसेस होती है, नजर आ रहा है इधर से, हाँ नजर आ रहा है। आउटपुट डिवाइसेस होती है। आउटपुट हमेशा आ रही होती है किधर से, सीपीयू से। सीपीयू से हमेशा आएगी, सीपीयू से ली जाएगी आउटपुट। इनपुट हमेशा दी जाएगी। सीपीयू के अंदर हमारे पास एक और भी क्या होता है जी, मौजूद होती है एक मेमोरी। मेमोरी क्या बनाए था, मेमोरी भी हमारे पास सीपीयू में ही होती है। तो हमारा जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, असल में जो सीपीयू है ना हमारे पास, सीपीयू हमारे पास सीयू और एएलयू, इसके आगे आप कह सकते हैं दो पोर्शन है, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं हम सीपीयू को। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का, इसे क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। असल में काम सीपीयू का ही होता है। सीपीयू क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है किससे, इनपुट डिवाइसेस के जरिए। उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। जो डेटा हमने दिया सीपीयू को,
उसने उसे क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसे स्टोर किया मेमोरी में, और उसके बाद उसे आगे आउटपुट डिवाइसेस को भी दे दिया। ये बेसिकली काम है सीपीयू का। अब जब सीपीयू प्रोसेस कर रहा होगा तो दो काम करेगा, सीयू और एएलयू। सीयू हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा हमारे पास। सीयू कंट्रोल यूनिट का मतलब ये है कि हमने जो भी इसे जो है ना जी काम बताना है सीपीयू को, उसके जो फंक्शन है वो सारे कंट्रोल करेगा सीयू कंट्रोल यूनिट। उसके बाद एएलयू हमारा जो होगा ये काम कर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब है प्लस माइनस। हमने 8 जमा 8 करना है 16, तो ये कौन करेगा, एएलयू करेगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे के सारे काम कौन करेगा, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक में प्लस माइनस कैलकुलेशन सारी होंगी। लॉजिकल यूनिट में अगर आप कंप्यूटर से पूछ रहे हैं जी 5000 की जो वैल्यू है वो बड़ी है या 1000 वैल्यू जो है वो बड़ी है, अब छोटा है बड़ा है, मतलब लॉजिकली जो बात होगी जिसमें लॉजिक होगी कहीं ना कहीं, वो कौन करेगा, लॉजिक यूनिट करेगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट क्या करेगा, छोटा है बड़ा है, आपकी जो मतलब लॉजिकली जो बातें होंगी वो सारे के सारे को देखेगा, लॉजिकल यूनिट देखेगा। मतलब हमारा दिमाग की तरह जो काम कर रहा होता है बेसिकली एएलयू कर रहा होता है। हम अगर हमसे कोई पूछे 5 जमा 5 10, हम हमारा दिमाग बताएगा 5 जमा 5 10। तो ये हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास एएलयू है। एएलयू हमारे पास बेसिकली क्या कहलाएगा, ब्रेन, दिमाग की तरह काम कर रहा होता है। जबकि सीयू कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे दिल की तरह काम करता है। अगर हमारे दिल की धड़कन क्या हो जाए, रुक जाए, तो पूरे का पूरा बॉडी दिमाग भी काम करना छोड़ देगा। ये हमारे हार्ट की तरह काम कर रहा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट। तो इसीलिए इसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर सीयू को कहते हैं और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एएलयू को कहेंगे। और सीपीयू को हम दोनों कह देंगे, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहेंगे और हम साथ में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहेंगे सीपीयू को। तो इस तरह से वो ये सारे सवाल वही है जो कमीशन ने पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो हम सीपीयू को देख रहे थे। सीपीयू में हमारे पास क्या है, मेमोरी है। सीपीयू में हमारे पास क्या है बेटा, मेमोरी है। तो मेमोरी जो है हमारे पास, ये टॉपिक मैंने आपको करवाना है आज। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, असल में ये पूरा एक लेक्चर है आउटपुट डिवाइसेस पे। इनपुट डिवाइसेस पे पूरा एक लेक्चर है, आउटपुट पे, इनपुट पे, सीपीयू पे। तो हमारी ये आपको बताया कि जो क्लास है मैक्सिमम वो 40 मिनट, आधे घंटे या घंटे की होती है। तो ये 3-4 घंटों का काम तो उसमें नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक पोर्शन आपको मेमोरी के हवाले से कमीशन जो सवाल पूछ रहा होता है वो सिर्फ मैं आपको करवाने लगा हूं। तो यहां तक मुझे बता दें, समझ आ गई आपको? जी बेटा, यहां तक ओके है? बताइएगा जरा। कुछ आइडिया हुआ आपको कंप्यूटर के हवाले से या नहीं हुआ, मुझे ये बताएं बस। जी बताइएगा बेटा। चले बेटा, इसे मैं रेज करता हूं, मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूं जो आज हमने करना है। मैं कोशिश करता हूं बेटा आपको आसान लैंग्वेज में, एक जिस तरह से बिल्कुल लेमैन होता है उसे जिस तरह मैं समझा रहा होता हूं, वैसे ही मेरी कोशिश होती है मैं आपको समझाऊं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आप में से जिन्होंने जिंदगी में कभी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ के आया है, कोई इंजीनियरिंग करके आया है। बहुत सारे लोग मेरी तरह भी होंगे जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में मतलब यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो वो अब जो है ना मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इम्तिहान पास करना है। तो मेरे लेक्चर वैसे भी इस तरह के होते हैं कि अगर एक मैट्रिक पास बच्चे को भी समझाया जाए ना, उसे ये लेक्चर दिया जाए, उसे भी मेरी बात समझ आ जाती है, कन्वे हो जाती है और वो बातें समझ जाता है कि इसमें क्या बताया गया है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा टॉपिक है बेटा मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। इसे मैं रेज कर देता हूं, कंप्यूटर को भी दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा।
मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके हवाले से कुछ सवाल आपके बनेंगे। एक तो मेमोरी की टाइप्स देखेंगे हम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, मेन मेमोरी, ये सारी चीजें जो है ना हमने मेमोरी की टाइप्स देखनी है। लेकिन आप ये उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मेमोरी के हवाले से कंसेप्ट आपको बताऊं कि कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर है ना बेटा, इसे हमारी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती है, ये हमारी लैंग्वेज समझ नहीं पाता इसे। इसने जो भी काम करना है कंप्यूटर में वो हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में करेगा। 0 और 1 की फॉर्म में, मतलब बाइनरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, बाइनरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं 0 और 1 जो है, इस फॉर्म में ये डेटा लेगा, इसी फॉर्म में डेटा ये देगा सीपीयू। दरमियान में फिर हम कंपाइलर लगा देते हैं, इंटरप्रेटर लगा देते हैं, जो उसे कन्वर्ट कर देते हैं हमारी लैंग्वेज में, या फिर हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में। वो सवाल भी बनता है, कंपाइलर का सवाल बनता है, इंटरप्रेटर का सवाल बनता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे चल के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। तो आप याद रखिएगा, जो हमारा कंप्यूटर है, जो सीपीयू है, जो उसे इंफॉर्मेशन दी जाती है या वो जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके दे रहा होता है, वो 0 और 1 की फॉर्म में देगा। ठीक हो गया। तो जो कुछ भी कंप्यूटर को हम डेटा देंगे या जो कुछ भी वो सेव करेगा, स्टोर करेगा, तो वो 0 और 1 की फॉर्म में करेगा। तो 0 और 1 की जो फॉर्म है, इसे अगर मेमोरी के कंसेप्ट में हम देखें तो इसे हम कहते हैं बेटा बिट। बिट जो है आपको बताया, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी मेमोरी का बिट। एक बिट जो होगा वो 0 और 1, ऑन और ऑफ। जिस तरह मैं बटन ऑन करता हूं तो पंखा या बल्ब जो है वो जलना शुरू कर देता है, ऑन करने से, ऑफ करने से बंद हो जाता है। तो ये आप वैसे ही समझ सकते हैं कि ये ऑन और ऑफ की तरह काम कर रहा होता है, हाई और लो की तरह काम कर रहा होता है। तो बिट जो है ये क्या है हमारे पास, सबसे छोटा यूनिट। लेकिन हम जब कंप्यूटर की मेमोरी की, कंप्यूटर के डेटे की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट बाइट बनता है। आप कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर में इस तरह से डाटा, इस तरह से डॉट लगाया है या 1 लिखा है या ए लिखा है, तो आपकी जो कम से कम मेमोरी कंज्यूम होती है वो 1 बाइट हो चुकी होती है। मतलब ये है कि अगर आप देखें कि जो मेमोरी की अभी हम यूनिट पढ़ेंगे थोड़े से, तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट है ना, छोटे से छोटा, वो बाइट है हमारे पास। ठीक हो गया। अब 1 बाइट जो होगा वो बराबर होता है 0 और 1 के। इस तरह नहीं, 0 और 1 के नहीं, ये हमारे पास होगा 8 बिट्स के। 1 बाइट बराबर होगा 8 बिट्स के बराबर होगा, जबकि 1 बिट जो था वो 0 और 1 के बराबर है। इसी तरह से वो इसमें कंसेप्ट एक निबल का भी डालता है। ये थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके बाद आगे चलेंगे हम। ये थोड़ा सा बताना जरूरी है, इसका आपको पता होना चाहिए। एक निबल का कंसेप्ट वो यूज करता है, निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स के, या इसके लिए वो कहता है हाफ बाइट के। वो आपको हाफ बाइट भी कह सकता है ना। 1 बाइट 8 बिट के, 4 बिट का हाफ बाइट हो जाएगा। अब यही जो हमारे पास बाइट है, यही मिलके हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, एक केबी, 1024 बाइट मिलके बनाएंगे 1 केबी, 1 किलो बाइट। केबी किलो बाइट। वो पता भी क्या करेगा, वो कहेगा जी बताएं 1 केबी जो होता है ये किसके बराबर होता है? 10 की ताकत 3 बाइट के बराबर होता है। आपको सवाल इस तरह से देगा पेपर में, 10 की ताकत 3 बाइट के बराबर होगा, 10 की ताकत 6 बाइट के बराबर होगा, 10 की ताकत 9 बाइट के बराबर होगा, इस तरह से कहेगा। हमारे पास 1 बाइट ने मिलके बनाया 1024 बाइट ने मिलके बनाया 1 केबी, 1 किलो बाइट। अब 1024 जो हमारे पास केबी है, किलो बाइट है, ये मिलके बनाएंगे 1 एमबी, और 1 एमबी बराबर होगा 10 की ताकत 6 बाइट के। ये सवाल आया हुआ है पेपर में, ये सवाल पेपर में आया हुआ है कि एक नजर आ रहा है आपको नीचे से, यहां से कितना नजर आ रहा है? चलेंगे आखिरी में लिख देता हूं, उसके बाद मैं ऊपर ले जाऊंगा।
तो 1024 KB मिलके बनाएंगे 1 MB। 1 MB बराबर होगा हमारे पास 10 की ताकत 6 बाइट के। ये सवाल भी पूछा हुआ है। हमारे पास इसी तरह से MB 1024 MB मिलके बनाएगा आपका क्या जी, GB। 1 GB गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, GB, गीगाबाइट। तो ये पूछा हुआ है कि 1 GB किसके बराबर है, 10 की ताकत 9 बाइट के बराबर है। ये सवाल पूछा हुआ। क्या तक नजर आ रहा है नीचे तक आपको? इस तरह से 1024 GB मिलके बनाएंगे 1 TB, 1 TB। इधर लिखता हूं, यहां से आपको नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन, या उधर लिखूं? चलें इधर लिखता हूं मैं। इसी तरह से आप देखें कि हमारे पास जो है ना जी 1024 जो है GB गीगाबाइट मिलके बनाएगा 1 TB के। 1 TB 1 TB जो होता है वो 10 की ताकत 12 बाइट के बराबर होगा। यह सवाल पूछा हुआ है। ये तीनों सवाल 10 की ताकत 6 वाला, 10 की ताकत 9 वाला और 10 की ताकत 12 वाला सवाल पूछा गया। इसी तरह से आपका ये 1024 TB मिलके बनाएगा 1 PB, पीटाबाइट। PB पीटाबाइट, जो कि बराबर होगा 10 की ताकत 15 बाइट के बराबर होगा। ये 1 पीटाबाइट PB बराबर होगा हमारे पास 10 की ताकत 15 बाइट के बराबर होगा। इसी तरह से आपका 1024 जो आपका PB है, पीटाबाइट जो है, ये मिलके बनाएगा 1 एक्साबाइट EB। एक बनाएगा एक्साबाइट EB। एक्साबाइट बराबर होगा 10 की ताकत 18 बाइट की। एक्साबाइट के बाद हमारे पास जीटाबाइट होता है। जीटाबाइट तक कर लें बस। एक्साबाइट मिलके बनाएगा 1 जीटाबाइट 10 की ताकत 21 बाइट की, जीटाबाइट तक। तो ये मेमोरी के कुछ यूनिट हैं जो अक्सर वो पेपर में कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। हम जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या जो भी आपकी क्लास हो रही होती है, ये वन पेपर के रिलेटेड हो रही होती है। वन पेपर का मतलब है वो तमाम एग्जाम जिनका 100 नंबर का MCQ टाइप पेपर होता है, जिसमें आपको लिखना कुछ नहीं होता, जिसमें आपकी ना राइटिंग मैटर करती है ना आपके स्पेलिंग मैटर करती है। वहां आपको सवाल भी दिया गया होता है, जवाब भी दिया गया होता है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप वो जो सही आंसर है वो ढूंढ के सर्कल कर सके, आपने जवाब को सर्कल करना होता है, बस इतना सा काम है। तो ये हमारी जो क्लासेस हैं ये वन पेपर के हवाले से है। वन पेपर किसी सूबे का हो सकता है, फेडरल का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, MTS, PTS, OTS। ये जो एग्जाम है ये ऐसे झुंगे में हो जाते हैं अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो। उसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो ये थोड़ा सा मैंने कुछ यूनिट के बारे में बताया, मेमोरी के यूनिट के हवाले से आपको पता होना चाहिए। अब हम अपने जो मेन टॉपिक है हमारा मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, उस पर वापस आ जाते हैं। हम मेमोरी ऑफ कंप्यूटर का जो हमारा टॉपिक है उस पर वापस आ जाते हैं। इसे मैं रेज करता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मेमोरी की जब हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसे हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। दो टाइप्स आप कह सकते हैं इनकी। एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कह देते हैं। इसे हम इंटरनल मेमोरी कह दें। तो प्राइमरी मेमोरी में हम दो मेमोरीज को देखेंगे। नंबर 1 हमारे पास जो होगी बेटा वो रूम होगी। नंबर 1 हमारे पास रूम होगी और नंबर 2 हमारे पास रैम होगी। ये दो जो मेमोरी है इन्हें हम प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं। तो इनके बारे में जो है ना जी जरा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जो प्राइमरी मेमोरी है हमारे पास ये
नॉन वोलाटाइल है और ये हमारे पास वोलाटाइल है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कंसेप्ट आगे चल के सीखते हैं। पहले हम जरा रूम को और रैम को देख लेते हैं। जो हमारे पास बेटा रूम है ना, इसका सबसे पहले तो वो आपसे एब्रीवेशन पूछेगा। सबसे पहले आपका वो इससे का एब्रीवेशन पूछ सकता है, रीड ओनली मेमोरी। रूम इज एब्रीवेशन ऑफ रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप रीड कर सकते हैं, आप उसमें अपनी मर्जी से कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, कंपनी कर सकती है चेंजिंग, आप और मैं नहीं कर सकते। जो सिस्टम में लग के आएगी उसी को इसका टेम्परेचर लो करें। जो सिस्टम में लग के आएगी, हम और आप उसे चेंज नहीं कर सकते, कंपनी कर सकती है उसे चेंज। तो रीड ओनली मेमोरी जो है ना हमारे पास, इसे जरा देखें प्रैक्टिकली, ये कहां पे मौजूद होती है सिस्टम पे। आपके पास, सबके पास मोबाइल होगा। आपका ये जो मोबाइल है आपका कंप्यूटर है। ये जो आपका मोबाइल है ये क्या है बेटा? आपका कंप्यूटर है। किसी के पास लैपटॉप भी होगा, किसी के पास कंप्यूटर भी होगा। तो आप जब भी जो है ना जी, एक बटन होता है आपके मोबाइल में भी होगा, सिस्टम में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, ऑन और ऑफ करने वाला एक बटन होता है, ऑन करने वाला और ऑफ करने वाला। तो आप जैसे ही ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर को, तो फौरन आपके मोबाइल के अंदर कहीं ना कहीं कोई इंडिकेटर, कोई लाइट जलती है, जिससे आपको पता चलता है कि जो मैंने जो बटन दबाया है वो ठीक दब गया, अब मेरा सिस्टम ऑन होना शुरू हो गया है। अभी ऑन हुआ नहीं है, उसमें एंड्रॉइड आ रहा होता है या विंडो है तो इंटेल आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा उसका आपके पास। लेकिन जैसे ही आपने बटन दबाया, अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो कंप्यूटर के साथ माउस लगा होगा, कीबोर्ड भी लगा होगा, साथ में कोई आपका प्रिंटर लगा होगा, मॉनिटर होगा। तो जैसे आपने बटन दबाया, फौरन एक लाइट जली मॉनिटर में, कीबोर्ड में, माउस में, लाल रंग की, जो बता रही होती है जी अब सिस्टम ऑन हो रहा है। तो ये सारा काम जो कर रहा होता है वो किस में हो रहा था? रूम में हो रहा था। रूम का काम क्या है? आप जब आप सिस्टम को बूट करते हैं, बूटिंग करना, सिस्टम को ऑन करना, सिस्टम को ऑफ करना, वो जो इंडिकेशन दे रहा होता है, जो रेड लाइट जलती है, जो बताती है कि यार फला फला आपकी डिवाइस कनेक्टेड है सिस्टम के साथ, और फला फला नहीं है। अगर नहीं होती तो हम कनेक्ट कर देते हैं। ये सारे का सारा काम कौन करता है? रूम में हो रहा है। आपने बायोस के बारे में पढ़ा होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो बेसिकली रूम में ही होता है। आप इस तरह कह लें कि इनपुट और आउटपुट जो आपकी डिवाइसेस हैं, उनकी जो वर्किंग है, आप देख लें कि उनकी कनेक्शन जो है वो सारे का सारा आपका जो बताना किसका काम है जी? ये रूम में हो रहा होता है। और ये रूम कहाँ होता है? वो जो हमारे पास एक केबल होता है, उसके ऊपर जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप होती है, तो वो हमारे पास क्या होगा जी? रूम होगा, सीपीयू के साथ होगी। तो रीड ओनली मेमोरी याद रखिएगा। रूम हमारे पास क्या होगा? रीड। इसका काम क्या है? सिस्टम की बूटिंग करना, ऑन ऑफ करना। एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, चार बार करें, रूम ने अपना काम करना है। आप सारा दिन बैठे रहें दबा के, तो रूम ने अपना काम करना है, रूम ने अपना काम नहीं छोड़ना। इसमें जो प्रोग्राम फीड किया गया है वो रहेगा वही। ठीक हो गया? तो रीड ओनली मेमोरी। फिर इसकी कुछ टाइप्स के बारे में पूछता है, इसे मैं रेज कर देता हूं। थोड़ी सी इसकी टाइप्स के बारे में पूछता है पेपर में। तो सबसे पहले जो इसकी टाइप है बेटा हमारे पास, चल यहां लिखता हूं, पी रूम है हमारे पास। इनकी एब्रीवेशन पूछेगा वो। नंबर 2 हमारे पास ईपी रूम है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ईईपी रूम है। तो ये 3 टाइप्स हैं, इनकी एब्रीवेशन पूछेगा आपसे। पी रूम प्रोग्राम एबल, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम पी से प्रोग्रामेबल। ईपी रूम अरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इनकी एब्रीवेशन पूछेगा। ईईपी रूम इलेक्ट्रिकली अरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पास रूम के आगे टाइप्स है।
तो उम्मीद करता हूं रूम का कम से कम आपको कंसेप्ट समझ आ गया। रूम का क्या काम होता है? सिस्टम की बूटिंग करना, सिस्टम की ऑन और ऑफ करना, इसका सारा जो काम होगा रूम में हो रहा होगा। अब सिस्टम हमने ऑन कर लिया, आपने बटन दबाया, 2-3 सेकेंड लगे, एंड्रॉइड आया, ऐसे घूमता रहा, उसके बाद आपका ओपन हो गया, सिस्टम खुल गया, चलना शुरू हो गया। अब आप जो भी काम करेंगे, अब आपने काम करना है ना, उसे इस्तेमाल करना है, सिस्टम को, कंप्यूटर को या मोबाइल को। अब आप जो भी काम करेंगे वो सारे का सारा रैम में होगा। कोई आपने फाइल खोली है, आपने कुछ भी किया है, कुछ लिखा है, मैसेज करने से लेके आप मतलब कुछ भी कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, अब आप जो भी काम करेंगे वो सारे का सारा रैम में होगा। रैम किस चीज का एब्रिविएशन है हमारे पास? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आर से हमारे पास क्या बनेगा बेटा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे पास से एब्रिविएशन बनेगा रैम का। और इसका काम क्या है? अब जितना भी काम हम करेंगे कंप्यूटर में वो सारे का सारा किधर होगा? रैम में होगा। ऑन किया, उसके बाद काम शुरू कर दिया। अब जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आपने सेव भी तो करना है। जो स्टोर करेंगे, जो सेव करेंगे वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा। बात समझ आ गई आपको? सेकेंडरी मेमोरी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम जरा रैम को देखते हैं। सिस्टम को ऑन किया, ऑफ किया, बूटिंग किया, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का लफ्ज यूज कर सकता है वो, बूटिंग का लफ्ज यूज कर सकता है, ये दो ही लफ्ज यूज करता है वो रूम के लिए। फिर अब आप कंप्यूटर में जो भी काम करेंगे ऑन होने के बाद वो सारे का सारा रैम में होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप ये देखें कि आपका जो मोबाइल है, कुछ मोबाइल की रैम कम होती है, 8 GB होगी कुछ मोबाइल की रैम, कुछ की जो है ना जी 16 GB होगी, कुछ की 32 GB रैम होगी। तो रैम जो है ना कम और ज्यादा हो सकती है। आपका कोई दोस्त ऐसा है या आप में से किसी की भी, मिसाल के तौर मैं अपनी बात करता हूं कि मेरा जो मोबाइल है उसकी जो रैम है वो 4 GB है या 2 GB कभी हुआ करती थी, अब तो नहीं है। तो 2 GB का जो मोबाइल है उसमें मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया, ओपन हो जाएगा, दूसरा किया मैंने, तीसरा किया, चौथा किया। इस तरह से ज्यादा प्रोग्राम जब एक ही टाइम में मैं ओपन करता जाऊंगा ना, तो वो पूरे का पूरा जो मोबाइल है वो हैंग हो जाएगा। वो काम का पहले स्लो होगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो रैम की स्पेस थी, जो आप काम कर रहे हैं वो किस में हो रहा है? रैम में हो रहा है। आपने इतने सारे प्रोग्राम खोल दिए, उसका आपकी रैम थोड़ी सी थी, तो वो क्या हो गया? पहले वो स्लो होगा, उसके बाद वो काम करना छोड़ देगा। वो स्पेस जो थी वो फिल हो गई। इसीलिए जब भी आप लोग मोबाइल लेने जाते हैं अच्छा सा, तो आप क्या देखते हैं? आप देखें रैम अच्छी होनी चाहिए ताकि रुके ना, हैंग ना हो, स्लो ना हो, एफिशिएंसी उसकी बेहतर हो। तो जितनी ज्यादा बड़ी रैम होगी उतने ज्यादा प्रोग्राम आप एक ही टाइम में खोल सकेंगे, ओपन कर सकेंगे। अब जब आप ओपन करते जाएंगे, जब आपका सिस्टम, आपका मोबाइल हैंग हो गया है, तो फिर आप क्या करते हैं? उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका क्या एक्शन होता है? हाँ जी, क्या करते हैं आप उसे रीस्टार्ट करते हैं। आप उसे क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप रीस्टार्ट करते हैं तो वो जो आपने 10 फाइलें खोली हुई थी, क्या वो वैसे ही मौजूद होती है, खत्म हो चुकी होती है? ये बताएं मुझे। जब आप रीस्टार्ट मारते हैं तो वो जो आपने इतनी सारी फाइलें खोली हुई थी, जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल था या सिस्टम जो था हैंग हो गया था, क्या वो वैसे ही ओपन होती है या खत्म हो चुकी होती है? जी, क्या क्या आपने ऐसे का ऑब्जर्व किया है? वो खत्म हो चुकी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रैम है हमारे पास, ये आरजी मेमोरी है। इसमें आप डेटा को सेव नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। ये आरजी मेमोरी है। जैसे आपने रीस्टार्ट किया, मतलब उसका पहला जो आपने काम किया वो था खत्म, फिर 0 से शुरू होगा। तो इसमें डेटा सेव नहीं होता, स्टोर नहीं होता रैम में। जैसे बिजली की पीछे से पावर, बिजली आप कोई काम कर रहे हैं सिस्टम में, आपने उसे सेव नहीं किया, आपने उसे सेव नहीं किया, तो दरमियान में अगर बिजली चली गई, आपका सिस्टम बंद हो गया, तो जितना आपने काम किया सब खत्म हो गया, सब खत्म, फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप उसे सेव कर देते फिर वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता, हार्ड में चला जाता। तो यहां से आपको बात ये समझ आई कि जो रैम है हमारे पास, ये
आरजी मेमोरी है वोलाटाइल। हमारे पास क्या है जी, वोलाटाइल मेमोरी है, आरजी मेमोरी है, जबकि जो रूम है ये नॉन वोलाटाइल है। इसमें जो प्रोग्राम सेव है वो रहेगा, इसका काम बूटिंग है, ऑथेंटिकेशन है, वो करता रहेगा, इसने अपना काम नहीं छोड़ना। तो इस तरह से पूछता कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग का कहेगा जी वोलेटाइल मेमोरी है, कहेगा जी कौन सी नॉन वोलेटाइल। तो अब आपको समझ आया कि हमारे पास वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का क्या कंसेप्ट है। अच्छा, इसमें एक कैशी मेमोरी भी होती है। कैची मेमोरी जो है ना, इसके रैम के आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास डायनामिक रैम है, डी रैम जिसे कहते हैं, और एक एस रैम है। डी रैम और एस रैम। डी रैम डायनामिक रैम, एस स्टैटिक रैम। ये पूछ लेता है बाज दफा कि जो रैम की टाइप है बेटा कितनी है, दो टाइप से आगे मजीद इसकी, डी रैम और एस रैम। डी से डायनामिक रैम और एस से स्टैटिक रैम। अब इसमें एक कैशी मेमोरी भी होती है, ये कैशी मेमोरी कहते हैं। तो कैशी मेमोरी के वाले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जाएंगे। इसे मैं रेज करता हूं। देखें, मेमोरी हमारे पास रजिस्टर भी होता है, रजिस्टर का भी मैं आपको बता देता हूं, उसका भी वो अक्सर पूछ रहा होता है। देखें, ये जो है ना, जो हमारे पास एक मदरबोर्ड है, उसके ऊपर इस तरह से चिप जो है ना जी लगी हुई है, ये हमारे पास क्या है जी, सीपीयू है। ये क्या है मेरे पास, सीपीयू है। इस तरह चिप लगी होती है मदरबोर्ड के ऊपर। ये क्या हमारा सीपीयू है। इस सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है हमारे पास, छोटी सी, जिसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे। रजिस्टर दुनिया की फास्टेस्ट मेमोरी है। अगर आपसे फास्टेस्ट मेमोरी की बात की जाए तो हमारे पास रजिस्टर होगी, इससे फास्टेस्ट कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन ये इनसाइड सीपीयू है। देखिए सीपीयू है, सीपीयू के अंदर है। ये कहां पे है, सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर जो सीपीयू चिप लगी होगी उसके अंदर मौजूद होती है रजिस्टर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, यहां लगी होती है इसके साथ रैम, यहां लगी होंगी हमारे पास रैम लगी होंगी। उसके बाद फिर हमारे पास हार्ड डिस्क होंगी, इस तरह से। तो रजिस्टर के बाद हमारे पास रैम जो होगी फास्टेस्ट होगी, लेकिन इसके दरमियान में एक और भी है, यहीं पे लगाएं, कैशी मेमोरी। कैची मेमोरी या फिर कैशी मेमोरी, वो रैम और सीपीयू के दरमियान में होती है। देखिए, सीपीयू ने काम करना है, और कहां करना है, सारे के सारे प्रोग्राम रैम में से उठाने हैं, रैम में ही रखने हैं, रैम में हो रहा है ना। अब जो प्रोग्राम बार बार सीपीयू ने यूज करना है उसे कैशी मेमोरी में रख दिया जाता है, वो करीब हो जाती है रैम की निस्बत। तो आप ये कह सकते हैं कि फास्टेस्ट मेमोरी आउटसाइड सीपीयू, सीपीयू के बाहर सबसे फास्टेस्ट ये कैशी मेमोरी होगी। उसके बाद फिर रैम होगी सीपीयू के बाहर। अगर वो कहे फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड सीपीयू, ये तो सीपीयू के अंदर ही है ना, यहां तो प्रोग्राम रखने और उठाने में एक मिनट सेकंड भी नहीं लगने हैं सीपीयू को, वो फिर भी थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। रैम और इससे और भी दूर है, उससे और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां से बात ये समझ आई होगी आपको कि दुनिया की जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है वो रजिस्टर है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर मौजूद हो तो आप उसी को लगाएंगे। कभी वो कहेगा इनसाइड सीपीयू, सीपीयू के अंदर फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, कभी वो सिर्फ फास्टेस्ट कह देगा तो रजिस्टर होगी। हाँ, अगर वो कहे फास्टेस्ट मेमोरी आउटसाइड सीपीयू, सीपीयू के बाहर, और ऑप्शन में रजिस्टर भी दे दिया और कैशी मेमोरी भी दे दी, तो फिर आप इस कैची मेमोरी को ठीक करेंगे, फिर रजिस्टर को नहीं करेंगे। रजिस्टर तो इनसाइड सीपीयू है ना। ये थोड़ा सा आपने फर्क अपने इसका जो है ना ध्यान में रखना है। अब चले जाते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ, इसे मैं रेज कर देता हूं। उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ चले जाते हैं बेटा। सेकेंडरी मेमोरी की तरफ चले जाए। अब ये हमने सिस्टम ऑन किया, बूटिंग की, इसमें हमने काम किया। अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आपने सेव तो करना है ना, उसे आपने कहीं ना कहीं स्टोर तो करना है। तो स्टोर आप कहां करेंगे, जिस सेकेंडरी मेमोरी में करेंगे। इसे आप आउटसाइड मेमोरी भी कह देते हैं।
तो अब जो डेटा या जो काम आपने किया कंप्यूटर पे जो आप सेव कर रहे होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना देखें साइज के अंदर आई थी। सबसे पहले अगर हम देखें तारीख को उठा के तो हमारे पास सबसे पहले आई थी बेटा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का एक दौर था, जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं या मेरी एज के जो लोग हैं उन्होंने ये जरूर देखा होगा मैग्नेटिक टेप। एक कैसेट का दौर था, अगर कुछ लोगों को याद है तो एक दौर था कैसेट का। इस तरह से उसके ऊपर रील लगी होती थी, इस तरह से उसके ऊपर रील लगी होती थी और जो है ना जी, और टेप का जो दौर था वो उस दौर की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से जो है ना हमारे पास मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी, जो हम प्रोग्राम जो स्टोर करते थे वो मैग्नेटिक टेप में क्या करते थे। मूवीज या जो गाने हुआ करते थे, सुल्तान रही की जब मूवियां हुआ करती तब की बात है ये। तो इस तरह से जो है मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी कैसेट में मुकम्मल तौर पे, इस तरह से आप बना लें। अब इसमें इशू क्या था? इसमें इशू ये था, मिसाल के तौर पे ये कैसेट है, इसके अंदर 10 गाने हैं या 10 प्रोग्राम हैं। अगर मैंने पांचवा गाना अगर मैंने सुनना है डायरेक्टली, तो मैं डायरेक्ट पांचवा नहीं सुन सकता था, तो मुझे पहले जो 5 थे वो सुनने पड़ते थे, या मैं उसमें पेंसिल में डाल के इस तरह से उसे घुमाता था, ऐसे जल्दी 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 उसे आगे करना पड़ता था उस प्रोग्राम को। इसके ऊपर प्रोग्राम जो मैग्नेटिक टेप था, इसके ऊपर वो गाने या प्रोग्राम जो था वो प्रिंटेड होता था। तो इसमें ये मसला था। दूसरा मसला ये था कि जो रील थी ये आरजी सी हुआ करती थी, ये जल्दी से खराब हुआ, हाथ से ऐसे अगर आप मसल देते वो ज़ाय होगी, खत्म। उसमें जो प्रोग्राम होता था, जो गाना होता था वो चलता नहीं था, ये इसका इशू था। तो ये हमारे पास देखें सेकेंडरी मेमोरी थी, जो जिसमें हम डेटे को स्टोर किया करते थे या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया करते थे। इसके बाद फिर आ गई फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद फिर क्या आई? फ्लॉपी डिस्क आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या आ गई? फ्लॉपी डिस्क आ गई। फ्लॉपी डिस्क जो है ना आपकी कुछ इस तरह से, जिस तरह आजकल डिस्क है इसी तरह से तकरीबन कोई मिलती जुलती थी, ये आ गई। इसका इशू ये था, इसके साइज का इशू था। इसके साइज का इशू था। वो साइज भी पूछेगा आपसे, 2 साइज में ही आया करती थी, आपसे वो साइज भी पूछेगा और साथ में जो है ना जो उसका कैपेसिटी भी पूछेगा। तो साइज और कैपेसिटी के हवाले से मैं आपको लिखवा देता हूं क्योंकि ये सवाल बना है। तो एक साइज था 5.25 इंच का, ये सवाल बना है बेटा पेपर में। 5.25 इंच साइज था किसका जी? फ्लॉपी डिस्क का। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी 1, जैसे नजर आ रहा है आपको, थोड़ा सा मैं इसे घुमा देता हूं। इसकी जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बेचा 1.22 MB थी। 1.22 MB बनेगी बेटा हमारे पास इसकी, 1 बल्कि 2 ही बनेगी। 1.2 MB इसका क्या था? साइज था एक डिस्क का। अब आपको एक प्रोग्राम आज के दौर में तो एमबी की कोई हैसियत ही नहीं है, एक तस्वीर भी नहीं होती एमबी में, तो कई 100 MB की एक तस्वीर बनती है, अच्छी तस्वीर आज के दौर में। तो ये इसका इशू था। फिर इसका साइज इतना बड़ा था 5.25 इंच का, इसका फिर साइज कम किया गया, साइज 3.5 इंच किया गया और कैपेसिटी बढ़ाई गई 1.44 MB। ये दोनों सवाल बने हैं। सवाल इस तरह से बना हुआ था कि 5.25 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, या 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। इस तरह से उसने ये सवाल बनाया। अब हमारा इसमें काम नहीं चल रहा है भाई, 1.44 MB कितना बढ़ा दिया आपने, हमें तो ज्यादा चाहिए कैपेसिटी। तो फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आया? सीडी आया। सीडी कंपैक्ट डिस्क, सीडी इज एब्रिविएशन ऑफ कंपैक्ट डिस्क आ गया। फिर हमारे पास कंपैक्ट डिस्क को मार्केट में लाया गया, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पूछता है वो 700 MB थी।
स्टैंडर्ड जो है वो 700 MB है, लेकिन कहीं कहीं वो आपको 680 MB भी कह सकता है। तो परेशान नहीं होना, दोनों में से एक ही देगा वो आपको। जो हमारे पास CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क एब्रीविएशन पूछ सकता है। अब 700 MB तक बात बन गई थी, या 680 MB तक आप कह सकते हैं। उसके बाद से मजीद इंप्रूव किया गया और DVD को लाया गया। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD को मार्केट में लाया गया। इसे मैं रेज करता हूं। DVD के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा मार्केट में, DVD एब्रीविएशन डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा बेटा हमारे पास। या डिजिटल वीडियो डिस्क भी आप इसे कह सकते हैं। वर्सटाइल लिखता है पेपर में, वैसे वो वीडियो भी लिख दे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो DVD जो है बेटा ये हमारे पास 4 तरह की है। DVD जो होंगे हमारे पास, इसकी 4 टाइप्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। मुख्तलिफ साइज के हवाले से पूछेगा आपसे, वो मुख्तलिफ साइज के हवाले से पूछेगा। तो लिखे जरा, पहला जो साइज है इसका, सिंगल साइडेड सिंगल लेयर। सिंगल साइड है और सिंगल ही लेयर है। ये एक जो है ना जी, आप देखें कि हमारे पास साइज था जिसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो हमारे पास 4.7 GB। सवाल बना है पेपर में, 4.7 GB जो थी हमारे पास इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी। वो सवाल ऐसे ही कहेगा जी बताएं एक DVD है सिंगल साइड और सिंगल लेयर, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। इस तरह से बना है। फिर इसे इंप्रूव किया गया मजीद, सिंगल साइडेड है, साइड सिंगल ही है, लेयर डबल हो गया, डबल लेयर। लेयर डबल होगी तो 8.5 GB तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो गई। अब साइज इसका बढ़ाया गया, 8.5 GB तक ले गए इसे उठा। अब इन्होंने क्या किया, साइड को डबल कर दिया, डबल साइडेड और सिंगल लेयर। ये मार्केट में आई तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 9.4 GB तक। ये तीनों सवाल बने हैं बेटा, वो कहेगा इसमें चक्कर देगा, डबल साइडेड सिंगल साइडेड, इसमें चक्कर देगा आपको। आखिरी जो हमारे पास से है बेटा, चौथे नंबर पे डबल साइडेड, ये नजर आ रहा है नीचे से लिखा हुआ आपको, डबल लेयर। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 17.08 GB। 17 नीचे से नजर आ रहा है आपको, 17.08 GB लिखा हुआ, देखें जरा। तो ये DVD जो थी 4 तरह से हमारे पास मार्केट में आई, जिनके बारे में कमीशन सवाल पूछ रहा होता है। ठीक है, 4 तरह से आपसे वो 4 तरीके से सवाल पूछेगा। तो ये हमारे पास DVD थी। अब DVD से भी ज्यादा हमें स्टोरेज चाहिए थी, तो फिर हमने क्या लॉन्च किया, हार्ड डिस्क को लॉन्च किया। इसे मैं रेज करता हूं। इसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाएगी, सारी सेकेंडरी मेमोरी है। अब हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, HDD। HDD सिंपली इन्हें क्या कहेंगे हम, हार्ड डिस्क कहेंगे। HDD, हाँ जी। HDD का एब्रीविएशन भी पूछ लेता है कभी कभी वो, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी फिर 512, और इसकी कोई लिमिट, इस वक्त इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप इसे बढ़ा के बना सकते हैं। इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ अ कंप्यूटर। सवाल बनाया पेपर में, पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर किसे कहेंगे हम। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, फिर उसके बाद आपकी जो बिजली है वो स्टोर होने के लिए
भेज दी जाती है एक जगह पे पावर हाउस में। तो इसी तरह से जो आपने काम किया, जो प्रोग्राम बनाया, उसे स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है किसमें, HDD में, जिसे क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पावर हाउस। फिर इसे मजीद इंप्रूव किया गया। तो आजकल जो है हमारे पास लेटेस्ट हार्ड डिस्क वो SSD है, इसका एब्रीविएशन पूछता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD जो है ये सबसे लेटेस्ट हमारे पास हार्ड, इस वक्त सबसे लेटेस्ट की भी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप इसे बना सकते हैं। SSD हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव बन जाएगा, और ये लेटेस्ट हमारे पास क्या है जी, हार्ड है। इस वक्त हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट है वो SSD है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो USB है हमारे पास, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका एब्रीविएशन पूछेगा आपसे, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका एब्रीविएशन है। इसी तरह इसे आप पेन ड्राइव भी कह लेते हैं। मेमोरी कार्ड है आपके पास। तो ये सारे आपके पास क्या है जी, सेकेंडरी मेमोरी है। तो मेरे ख्याल से मेमोरी के हवाले से जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ तो बेटा इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एक कोशिश थी हमारी कंप्यूटर का, टॉपिक था मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर का, उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से सारी डोमेन मैंने कोशिश की है कवर करने की और आसान लफ्जों में करने की। तो जो लेक्चर था पढ़ने वाला लिखने वाला वो एंड हुआ। आप